अगर जीएसटी नहीं आता तो हम कहाँ होते, और जीएसटी आने के बाद क्या आर्थिक एक जो इंजन को गति मिलनी चाहिए वो भारत में मिल पाई है? जब हम वैट में आए तो स्टेट के टैक्सेस में आपको इनपुट मिलना शुरू हो जाता था, लेकिन यदि आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट स्टेट से खरीदा है परचेज तो फिर उसका इनपुट नहीं मिलता था। तो जीएसटी में अब क्या हो गया कि किसी भी स्टेट से आप कोई परचेज कर रहे हो तो उसका इनपुट मिलना शुरू हो जाता है। और जब से जीएसटी आया है लगभग 60 लाख छोटे और मझोले जो उद्योग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत हुई है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन पे एक दबाव भी आया है, कंप्लायंस बढ़ी है, तो उनके खर्चे भी बढ़े हैं कि उनके लिए बेहतरी का काम हुआ है या उनके लिए कोई नुकसान वाला काम हुआ है? एक व्यापारी आया, उसने बोला कि भाई मेरी यार सेल जो थी ना 10 करोड़ थी, आज वो सेल जो है ना जीएसटी लगने से ना ये 4 या 5-6 करोड़ की रह गई है, 7 करोड़ की रह गई है, मेरी तो कम हो गई है। तो मैंने उसकी बैलेंस शीट चेक करी, जो वो एक्चुअल में दिखाता था जी, वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ की थी। मैंने कहा भाई ये तो 3 से आप 7 पे आ गए हो। हाँ, मैं अभी पढ़ रहा था कि भारत सरकार का 2030 तक ये अनुमान है कि जीएसटी से हम जीडीपी का 20% तक लेके जाएंगे। भारत के आर्थिक दशा को बहुत सुधारने का काम भी करेगा और रीढ़ की हड्डी हमारी बनेगी। इंडिया एक इस टाइम ना चेंजिंग की तरफ है, देश हमारा एक परिवर्तन की तरफ चल रहा है, और इस परिवर्तन में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं हम हैरान होते हैं। वो सड़कें और वो पुल, वो मेट्रोज और वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने आज तक कभी देश के अंदर सोची भी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी डेवलपमेंट हो रही है कहीं ना कहीं जीएसटी का पार्ट और जीएसटी का रोल इसके अंदर है। और दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं एडवोकेट संजय मिदान, जो अपने प्रोफेशन के साथ तो न्याय करते ही करते हैं, उसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं उनके बिना अधूरी सी प्रतीत होती हैं। सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो भारत विकास परिषद और जेसी के वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं करनाल के। इसके अलावा धार्मिक संस्थाएं करनाल में जितनी भी हैं वो सब के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और जहाँ तक राजनीतिक संस्थाओं की बात है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के वो मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, बीजेपी के वो लीगल सेल के अध्यक्ष रहे हैं करनाल के, और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा स्टेट टैक्सेशन बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और आजकल वाइस प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित कर रहे हैं। वो कई बार डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं में उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो हम स्वागत करते हैं एडवोकेट संजय मिदान का आज के मंच में। थैंक यू मुकेश जी। मिदान साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ इस मंच पे हैं। नहीं, सौभाग्य मेरा सर। तो शुरुआत करते हैं, आपका जो विषय है टैक्सेशन का, आज हम बात करेंगे स्पेशली जीएसटी के ऊपर। ठीक है, राइट। 2017 में भारत के अंदर जीएसटी आया है, तब से लेकर लगभग 7 साल हुए हैं। जीडीपी में 1.5% की ग्रोथ देखी गई है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जीएसटी नहीं आता तो हम कहाँ होते, और जीएसटी आने के बाद क्या आर्थिक एक जो इंजन को गति मिलनी चाहिए वो भारत में मिल पाई है? मुकेश जी, 2017 में जीएसटी आया, लेकिन मेरी प्रैक्टिस 25 साल की है। हमने तब भी देखा जब जीएसटी से पहले वैट था जी, वैट से पहले लोकल टैक्स था एचजीएसटी। तो मैं तो सौभाग्य समझता हूँ कि मैंने 3 ऐसे प्लान देखे जिसमें टैक्स चेंज हुआ जी, क्योंकि जो बच्चे अब प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ जीएसटी देखा है। जो पहले हमने 2017 से पहले वैट से पहले जो देखा, इतनी प्रॉब्लम्स थी। पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें टैक्सेस इतने थे, उन टैक्सेस को पहले हम समझें तो समझने के बाद हमें लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है। जी। फिर जब लोकल से हम वैट पे आए तो वो वैट एक ऐसा ट्रैक था जो जीएसटी के ट्रैक पर चल पड़ा था। ओके, मतलब एक शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत ऐसी थी कि भाई अभी हम जब एचजीएसटी में या हम लोकल में चलते थे तो ये होता था कि पिछला कोई इनपुट नहीं मिलता था। जी। जब हम वैट में आए तो स्टेट के टैक्सेस में आपको इनपुट मिलना शुरू हो जाता था, लेकिन यदि आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट स्टेट से खरीदा है परचेज तो फिर उसका इनपुट नहीं मिलता था। तो जीएसटी में अब क्या हो गया कि किसी भी स्टेट से आप कोई परचेज कर रहे हो तो उसका इनपुट मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि 2017 जी, जुलाई 2017 से जब जीएसटी लगा तो उससे पहले जो वैट था वो एक ट्रैक स्टार्ट हो चुका था जी। लेकिन जीएसटी का किसी को भी इतनी जल्दी अंदाजा नहीं था कि भाई ये इस तरह से लगेगा। और ये ऐसा नहीं है कि भाई इसके ऊपर कोई ट्रायल हुआ या कुछ हुआ, लगाया गया और ये कई कंट्रीज को देखकर लगाया गया और इस पे अच्छी वर्किंग भी हुई। जैसे ही ये लगा इतने टैक्सेस जो थे उनको खत्म हो गया
अब एक ही टैक्स। यदि हम जीएसटी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कुछ सर्विसेज थी जिसपे स्टेट को भी टैक्स नहीं मिलता था, गुड्स पे ही टैक्स मिलता था। तो ये जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से अर्थव्यवस्था पे उसने एकदम ऐसा एक अटैक किया जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी जितना टैक्स का रेवेन्यू नहीं सोचा था उससे भी ज्यादा उनको मिला। वो जीडीपी भी बढ़ी हमारी, 1.5% जीडीपी तो एक बहुत बड़ी बात होती है। टैक्स भी मान लो इन्होंने टारगेट लिया 1 लाख करोड़ का, जी। आया आज की डेट में भी अब 1.5 करोड़ से भी ऊपर है। 1.5 करोड़ से एक 60 होता है, कभी एक 80 हो जाता है। जी। तो ये एक बहुत अच्छा जीएसटी का स्ट्रक्चर रहा जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं वैल्यूज जीएसटी से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है और अर्थव्यवस्था हमारी बड़ी अच्छी रही है इसमें। मदान साहब, जब से जीएसटी आया है लगभग 60 लाख छोटे और मझोले जो उद्योग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत हुई है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन पे एक दबाव भी आया है, कंप्लायंस बढ़ी है, तो उनके खर्चे भी बढ़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए बेहतरी का काम हुआ है या उनके लिए कोई नुकसान वाला काम हुआ है? देखिए, यदि हम जीएसटी से पहले जाएं जी। तो यही था कि काफ़ी लोग तो जो है ना जी इसमें अपने आप को कवर ही नहीं करते थे, अपने आप को उसमें लाते ही नहीं थे कि भाई मैंने वैट का नंबर भी लेना है। स्टेट ध्यान दे रही है नहीं दे रही, किसी स्टेट में क्या हो रहा है, किसी स्टेट में क्या हो रहा है। लेकिन जब जीएसटी लगा सबसे पहले उसने यही देखा कि भाई हमने छोटे व्यापारियों के लिए क्या करना है। जब छोटे व्यापारियों के लिए सोचा गया तो उसमें ये आया कि भाई 20 लाख तक जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको एग्जम्प्ट रखा। ओके। 40 लाख से ऊपर जो ट्रेडर हैं जिनकी सेल 40 लाख से नीचे है उनको एग्जम्प्ट रखा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा डिसीजन था स्टेट का और सेंट्रल सरकार का कि भाई छोटे छोटे व्यापारियों को इन चीज़ों से बाहर ही रखा जाए। क्योंकि देखो जीएसटी है तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स और ये चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ता है वो छोटे व्यापारियों पे सबसे पहले पड़ता है। कंप्लायंस का बोझ बढ़ जाता है उनके ऊपर, रिटर्न्स मंथली जानी है। और बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, तो वो फुल टाइम अकाउंटेंट्स रख लेते हैं, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं रहता है कि भाई मैं कैसे संभालूंगा ये। तो मैं समझता हूँ कि छोटे व्यापारियों के ऊपर भी सरकार ने कहीं ना, फिर इसके बाद कुछ लमसम स्कीम्स भी लगाई गई कि भाई 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, क्योंकि रेट्स हैं 5 है, 12 है, 18 है, 28 हैं, तो छोटे व्यापारियों को 1% की स्कीम में भी लाया गया कि आप 1.5 करोड़ के ऊपर 1%, यदि आपकी सेल 1.5 करोड़ तक है तो 1% की लमसम ऑप्शन अडॉप्ट कर लें। ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको 50 लाख रुपए तक का बोला हुआ कि आप 50 लाख रुपए तक की 6% टैक्स दे दें, जो वैसे सर्विस में 18% है। तो छोटे व्यापारियों को ध्यान रखते हुए ये उनको एग्जम्पशन और ये उनकी लिमिट्स जो रखी गई, मैं समझता हूँ कि छोटे व्यापारियों को संभालने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। मतलब उन पे एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट तो नहीं होता जीएसटी आने के बाद? जो छोटे व्यापारी हैं यदि बहुत ज्यादा छोटे हैं तो वो 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर, जो छोटे परचून वाले हैं, परचून की दुकान है, किराने का दुकान है, तो वो छोटे 1.5 करोड़ तक मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। फिर यदि आप 1.5 करोड़ तक 1% दे देते हो ना, रिटर्न से भी बच गए, क्योंकि वो फिर रिटर्न्स जो है क्वार्टरली चली जाती हैं, मंथली की बजाय मंथली हमें 2-2 रिटर्नें फाइल करनी पड़ती हैं। ये फाइलिंग भी सिर्फ एक ही फाइल करनी है आपने, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है ना जीएसटी में ये प्रोविजंस रख के उनको जो है ना सहयोग किया गया। क्या आपको लगता है कि जीएसटी आने से जो 12 से 15% हमारा राजस्व बढ़ा है देश का, उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है? क्या इस धीमी चलने वाली ट्रेन को हम बुलेट ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से? देखो, जो जीएसटी से पहले लोगों का माइंडसेट था कि वो मैनिपुलेशन की तरफ ध्यान देते थे। वो मैनिपुलेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी जो रिटर्न्स हैं या कुछ हैं उनमें इतना मैनिपुलेशन वो कर जाते थे कि भाई हमें यही नहीं पता होता था कि हमने करना क्या है। आज जीएसटी लागू होने से वो जो उलझे हुए लोग थे वो एक सेम ट्रैक पे आ चुके हैं और एक सेम ट्रैक पे अब जीएसटी पे करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को वो कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो अब ट्रैक है, हर किसी की मंशा अब मैनिपुलेशन की रही ही नहीं है जी। अब हर कोई यही सोचता है कि यार मैंने ईमानदारी से टैक्स देना है। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। एक व्यापारी आया, उसने बोला कि भाई मेरी यार सेल जो थी ना 10 करोड़ थी, आज वो सेल जो है ना जीएसटी लगने से ना वो मेरी जैसे 17 में ही लगा तो भाई ये 4 या 5-6 करोड़ की रह गई है, 7 करोड़ की रह गई है, मेरी तो कम हो गई है। तो मैंने उसकी बैलेंस शीट चेक करी, जो वो एक्चुअल में दिखाता था जी, वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ की थी। मैंने कहा भाई ये तो 3 से आप 7 पे आ गए हो, आप कह रहे हो मेरी 10 थी। कहते जी पहले मेरी 3 करोड़ की जो 3 करोड़ की थी वो 1 नंबर की थी, बाकी 7 करोड़ मैं मैनिपुलेट करता था। आज वो एक ही नंबर में कर रहा है, मैनिपुलेट नहीं कर रहा और 7 करोड़ तक आ चुका है, 8 करोड़ तक आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि उसका जो ट्रैक है अब जीएसटी ने कहीं ना कहीं उसको इस तरह से कवर तो कर लिया है
कि एक नंबर का मैनिपुलेशन बंद करने का जो है ना जीएसटी ने, क्योंकि हर चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, आपका पोर्टल बन चुका है, आप मैनिपुलेट करते हुए कहीं ना कहीं अपने आप ही उस चक्रव्यूह में घिर वो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, उसी वजह से राजस्व भी बढ़ा है, उसी वजह जीडीपी में भी फायदा हुआ है हमें। अब ई वे बिल बन गए जी जब तक ई वे बिल नहीं बनेगा सड़क पे आप चल ही नहीं सकते। जी जी। तो वो ई वे बिल भी ऑनलाइन है। यस। यदि आप जाते हैं कि भाई ई इनवाइसिंग शुरू हो गई है, बिल ही इनवाइसिंग करना है, तो जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तो कहीं भी व्यापारी को, जो मैनिपुलेटर लोग होते हैं, वो अब उनके दिमाग में ये रहता ही नहीं है कि मैंने मैनिपुलेट करना है। तो अब वो एक तरफ एक ही ट्रैक पे और अपने काम धंधे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मैनिपुलेशन की तरफ ध्यान उनका कम हुआ है, तो जिस वजह से मैं समझ रहा हूँ कि वो अच्छे ट्रैक पे हैं। तो अल्टीमेटली शुरू में उनको लगा होगा कि शायद एक बोझ पड़ गया है, भारी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके देश के विकास को देखते हुए, जीडीपी को देखते हुए, राजस्व को देखते हुए और सब तरह के विकास को देखते हुए और लोगों के लिए भी फायदे की चीज हुई है, चाहे वो छोटा उद्योग हो, चाहे वो मझोला उद्योग हो। जो एक नंबर में और बड़े अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं ना जी, उनको ये मैनिपुलेटर्स के साथ कहीं ना कहीं कंपटीशन में रहना पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर मैनिपुलेशन की तरफ भागते थे, लेकिन अब वो एक तरफ चल रहे हैं, मैनिपुलेशन की सोचते नहीं है और बड़े खुशी उनको होती है कि यार मैं अब एक तो रेवेन्यू भी दे रहा हूँ और कहीं दिमाग में टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी स्कीम्स भी निकाली हैं कि यदि आपकी कोई पेमेंट भी नहीं दे रहा तो जीएसटी में ये भी प्रोविजंस हैं कि भाई गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है, उसकी पेमेंट लेने तक के लिए भी उनका इनपुट बंद कर देती है। या मतलब जो मैनिपुलेट करने वाले नहीं लोग हैं वो इतना अच्छा एक रेवेन्यू दे देते हैं गवर्नमेंट को, तो जो अर्थव्यवस्था है वो तो बढ़ती है, लेकिन उसकी जो सुख की जो नींद है ना वो उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस स्ट्रेस से बच जाते हो जो हमेशा एक चोर के मन में बना रहता है कि जीएसटी अगर आप प्रॉपर दे रहे हो, अगर आप पूरा ट्रांसपेरेंट हो अपने बिजनेस को लेके, तो सरकार के लिए, देश के लिए, विकास के लिए तो आप फायदेमंद हो ही, और एक कंट्रीब्यूशन करने की भावना जो आपके अंदर आती है वो आपके दिमाग के कोर्टिसोल को कम कर देती है और आपकी नींद भी बेहतर होती है, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून भी आता है और एक कंट्रीब्यूशन करने का जो सुखद एहसास होता है उससे कहीं ना कहीं आप जुड़ते हैं। रियल एस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि रियल एस्टेट में जिन लोगों ने मकान खरीदना है तो उनके लिए एक अलग से बोझ बहुत सारे उस पर लगता है कि जीएसटी आने के बाद से बढ़ा है, तो आपकी दृष्टिकोण क्या है इस मामले में? देखो जब से जीएसटी आया ना, देखो जो लैंड्स हैं वो तो लैंड्स तो टैक्स फ्री है, वो तो जीएसटी है नहीं, लेकिन अब रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो स्लैब्स अलग अलग हैं। और फिर जो बिल्डर्स होते हैं उनको किस पे इनपुट मिल रहा है, लेना चाहिए किस आइटम्स पे लेना, थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, कहीं ना कहीं बिल्डर्स को इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट तक जाती हैं ये बातें कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड और कई चीज़ें मैं समझता हूँ पाइपलाइंस में है कि ये भी जो हमारी फील्ड है कहीं ना कहीं ये अच्छी जीएसटी में भी अच्छा रेवेन्यू देगी। भारत के अंदर पूरी दुनिया के जो स्लैब्स हैं जीएसटी के, उनमें सबसे ज़्यादा 28% तक जीएसटी है, तो क्या है कि ये भारी बोझ की तरह से, एक चट्टान की तरह से नहीं है? क्या इसका कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है कि हम पूरी दुनिया की तरह से 5% जीएसटी ज़्यादातर जो विकसित देश है उनके अंदर है, तो ऐसा हम एक सबके लिए एक जैसा बना दें या एक दो स्लैब रख दें? अब हमारे यहाँ तो स्लैब भी बहुत ज़्यादा है और बहुत दूर तक जाती है वो, तो आपकी क्या राय या क्या सुझाव हो सकते हैं? देखिए जीएसटी से पहले कई तरह के टैक्स लगते थे जी, केंद्रीय उत्पाद कर, सर्विस टैक्स और चुंगी कर, इंटरटेनमेंट, ऐसे बहुत से टैक्सेस थे, मतलब 8-10 टैक्स थे। और दूसरा टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगते थे, क्योंकि यदि पिछला इनपुट मिलना नहीं है तो आगे टैक्स के ऊपर 100 रुपए की चीज बेची, 10 रुपए की उस पर टैक्स लग गया, 110 रुपए 110 की होगी, अगली बार वो 150 की बेचता तो 15 रुपए टैक्स लगा के वो टैक्स पे टैक्स लग रहा था, तो वैल्यू एडिड टैक्स हो रहा था। लेकिन अब जीएसटी में क्या है कि पिछला इनपुट मिल जाता है जी। यदि पिछला इनपुट आपको मिल रहा है तो अब इनपुट से क्या हुआ कि एक तो पहले उसकी वैल्यूज कम होगी, जो टैक्स आपको 28% देना पड़ रहा है वो कम हो गया। अब वो हमें लगता है कि वो 28 है, लेकिन यदि आप पहले की कैलकुलेशन करेंगे तो वो 28 नहीं था, वो पहले 50 भी था, मतलब उसके पिछले जो सेंट्रल टैक्सेस थे वो 50 था, आज भी 28 यदि वो है। बात ठीक है आपकी, 5, 12, 18 और 28 टैक्स है। मेरा भी मतलब कहीं ना कहीं सुझाव भी है कि अभी भी 5, 12, 18, 28
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मतलब एक आम आदमी की वो नीड नहीं होती, वो एक लग्जरी आइटम्स काउंट होती हैं। तो लग्जरी आइटम्स मैक्सिमम इन्होंने 28 में रखी हुई हैं। लेकिन जो 5, 12, 18 हैं, मेरा सुझाव है कि भाई इसको भी कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि बात ये नहीं है कि 5, 12, 18, बात ये है कि लोग ना ये सोचते हैं मेरी आइटम 5 की है, 12 की है या 18 की है, उस चक्रव्यूह में घुसे रहते हैं कि कहीं ना कहीं गलती ना हो जाए, मेरी आइटम तो 12 की है, मैं 18 ले रहा हूं, गलत ले रहा हूं, या वो 18 की है तो मैंने 12 ले लिया, फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ भरना पड़ेगा। तो उन चीजों में जो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि कोई बीच का एक ही टैक्स रख दिया जाए या 2 स्लैब हो जाए, भाई 5, 12, 18 को 10 कर दिया जाए और 28 वाली को 20 लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन चीजों को भी देख रही है कि भाई जब मेरा इन चीजों को स्लैब्स को मैं चेंज करूंगा या कम करूंगा तो कि रेवेन्यू कम ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना भी कहीं ना कहीं बजट बना रखा है। आज 5, 12, 18, 28 है, हो सकता है कि जब लगे गवर्नमेंट को कि भाई मेरा टैक्स की रेवेन्यू अच्छी कलेक्शन हो रही है, हो सकता है इसको कम भी करें। लेकिन लग्जरी आइटम्स को कहीं ना कहीं तो उनको अलग से स्लैब देनी भी पड़ती है। लेकिन अब बड़ी कम आइटम्स रह गई हैं 28 में, पहले बहुत सारी थी, अब बहुत कम रह गई हैं। तो बाकी मेरा सुझाव यही है कि इसको मान लो 15 कर दें या 10 कर दें, 5 वाली को भी मान लो 10 कर देते हैं, 18 वाली को भी 10 कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी शायद बराबर हो जाएगा। तो बाकी देखो हम जिस लेवल पे सोच रहे हैं, सरकार बहुत लेवल, बड़े ऊंचे लेवल पे सोचती है और पूरा देश चलाना है, तो हो सकता है कि इसके अंदर जो है ना रेवेन्यू उनका लॉस। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम तो एक कॉर्नर देखते हैं, छोटी सी चीज़ देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण 10-15% तक हो सकता है सीमित, तो उन्हें 360 पे देखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंसीडर करनी पड़ती हैं। इतने बड़े देश को चलाने के लिए इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने अलग अलग उद्योग हैं, उन सब के साथ जस्टिफाई भी करना पड़ता है और देश प्रॉपर तरीके से चल पाए, क्योंकि फाइनेंशियल लाइफलाइन होती है किसी भी देश की। अगर वो पैसा ही नहीं आएगा तो हमारे लिए विकास के काम भी कैसे होंगे। तो मदान साहब, FMCG और जो ई-कॉमर्स के लिए GST के प्रावधान है, उसमें आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से वो ठीक है या उसके अंदर कुछ चेंज होने की संभावना हो सकती है? देखिए, गवर्नमेंट जो भी सोचती है कहीं ना कहीं तो सोचती तो अच्छा है, लेकिन बात यह है कि भाई जब वो प्रैक्टिकली आता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अब हमारा GST की काउंसिल की जो है मीटिंग्स चलती रहती हैं प्रॉपर, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, कोई ई-कॉमर्स का है या कोई भी है, वो अपने सजेशंस भेजते हैं और इसको मतलब हर क्वार्टरली जो है ना इस पे डिस्कशंस होती है। तो डिस्कशंस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं सॉर्ट आउट। अभी हम देखें 2017 से लेकर आज तक इतनी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, इतनी चेंजेस आ चुकी हैं, अभी हमें पुरानी चीजें याद होती हैं, पता लगता है फिर कोई चेंजेस आ गए। तो गवर्नमेंट की नीयत तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप सजेशन दो, यदि आपकी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, तो हम तो उसको करने के लिए, सुधार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बात वही है कि भाई मैनिपुलेशंस ना हो, लोगों की इंटेंशन चोरी करने की ना हो। तो गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरह की, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, पेनल्टी से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से है, एक रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ यही है और हर किसी भी फील्ड के व्यापारियों की वो सुनती हैं। मदान साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में GST आने के बाद क्या असर पड़ा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, GST शिक्षा पर तो अभी लगा नहीं किसी स्कूल्स में, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो पहले सर्विस टैक्स में कवर होते थे और 18% आज भी GST उन पर लगता है। वो 20 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट हैं इंस्टीट्यूट, लेकिन यदि उससे बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं, उन पे आज भी 18% GST है। इसके बाद रहा आपका जो स्वास्थ्य में भी टैक्स नहीं है, लेकिन कुछ सर्विसेज हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, उनके ऊपर टैक्सेस हैं। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मतभेद और कहीं ना कहीं लिटिगेशंस रहती हैं कि भाई किस पे टैक्स है और किस पे जो है ना इनपुट लिया जाए, किस पे ना लिया जाए, ये कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं रहती है। तो मेरा इसमें जो है ना सुझाव भी है कि भाई सरकार को इस पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा स्पष्टीकरण या कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं ताकि ये चीज़ें क्लैरिटी में रहें। और स्वास्थ्य है तो यदि 100% ही वो यदि फ्री हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है। GST आने के बाद ना लिटिगेशंस बढ़ी हैं, लगभग 2023 की बात करें, आंकड़े की बात करें तो 20% लिटिगेशन बढ़ गई है। तो इसमें क्या सुझाव हो सकते हैं कि ताकि जो कंप्लाइंसेस की वजह से है या किसी और कारण की वजह से है, जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारी जुडिशरी के ऊपर भी, तो वो कम हो, उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं? देखो, कोई चीज़ नहीं आती है जी, तो उसको समझने में भी टाइम लगता है। व्यापारी तो छोड़ो, प्रोफेशनल जो हम जैसे एडवोकेट्स में हैं, हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें भी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है भी GST है क्या, GST में क्या चल रहा है। अपडेशन सबसे बड़ी बात है, क्या अमेंडमेंट्स हुई। अभी हमने जिस स्टेज पर हम मान लो पहुंचे और हमने स्टडी किया, पता लगा अमेंडमेंट्स और आ गई हैं, क्योंकि डे बाई डे अमेंडमेंट्स इतनी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लिटिगेशंस हैं वो बढ़ती जाती हैं।
समझ ना होने से या अपडेटेड ना होने की वजह से ये चीज़ें जो बढ़ती जाती हैं। जब इतनी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो कोर्ट्स कचहरियों में भी केसेस बढ़ जाते हैं। हमारे जो मान लो एपिलेट अथॉरिटीज़ हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, तो वहाँ भी पेडेंसी जब बढ़ जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं भाई 6 महीने अपना हमारी अपील ही नहीं लग रही, तो वो लिटिगेशंस है। मेरा सुझाव इसमें यही है कि एक तो गवर्नमेंट जो भी अमेंडमेंट्स करती है या कुछ है उसके लिए प्रॉपर सेमिनार्स, अपडेशन, कुछ ना कुछ चीज़ें सर्कुलेट हों अपना एडवोकेट्स तक भी। ठीक है होती हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर सेमिनार्स लगाए जाएं, अपडेट ऑफिसर्स को भी किया जाए। अब ऑफिसर्स की नॉलेज में ही नहीं है, अमेंडमेंट्स आई हुई हैं उसकी नॉलेज में नहीं है, उन्होंने तो अपने कलम से लगा दिया, लेकिन बाद में वो लिटिगेशन में बढ़ गया, प्रोफेशनल्स को उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ गया। फिर वही बात है कि भाई जिस ऑफिसर ने लगाया था उस अफसर की अपडेटेड नॉलेज ना होने की वजह से वो अपील हमारी फेवर में तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपडेशन डिपार्टमेंट की तरफ भी नहीं है। तो ये लिटिगेशन मैं समझता हूँ कि सेमिनार्स होते रहना चाहिए, और इसमें प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो व्यापारी लोग हैं, प्लस डिपार्टमेंट के लोग, ये सभी इकट्ठे बैठ के डिस्कशंस के लिए भी कोई ना कोई सेमिनार्स या कोई ना कोई ऐसी वर्किंग, कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन मंथली बेस पे होती रहनी चाहिए कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं, ताकि ऑफिसर्स को भी पता हो, एडवोकेट्स को भी पता हो, इंडस्ट्रिस्ट को भी पता हो। ये कहीं ना कहीं गैप है, यदि इस गैप को यदि कम कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि लिटिगेशंस भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। आप स्टेट के अंदर भी जो बॉडीज़ हैं जो जीएसटी को देखती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उसमें एक बड़े पदों पे रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई प्रयास होता है कि कोई ऐसे सेमिनार लगाए जाएं, या गवर्नमेंट को कोई आप सजेशन देने का काम करते हैं कि आपकी बॉडी जो है कुछ इस तरह के जो चीज़ें हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, क्या लोगों तक वो पहुंचाने के लिए आपका भी कुछ? देखो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और हम जैसे मैं हरियाणा स्टेट टैक्स बार में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पहले मैं प्रेसिडेंट था, तो ये ऐसे सेमिनार्स हमने लगाए हैं जिसमें हम क्या करते थे कि पूरे हरियाणा के एडवोकेट्स को इकट्ठा करते थे, और हम स्पीकर्स भी बुलाते थे, और किसी की कोई क्वेरीज होती थी, कुछ भी होती थी, तो वहाँ अमेंडमेंट्स जितनी आई होती थी वहाँ हम अपना सेमिनार्स के थ्रू जो है ना अपना अपडेट सबको करते थे। लेकिन जो ये चीज़ें हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऑफिसर्स में अभी भी नहीं हो पा रही इतनी, वो अपने लेवल पे ही वर्किंग करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर कोचिंग्स मैं समझता हूँ नहीं हो रही। और दूसरा, यदि वो हो भी रही हैं तो वो अपने सिस्टम्स को सोच रहे हैं, वो अपने नज़रिए से उसको देख रहे हैं और हम अपने नज़रिए से देखें। यदि हम इकट्ठे बैठ के यदि उस पर डिस्कशन करें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। वो कहीं कुछ देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाए जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, आपके एनजीओज या आपकी जो बॉडी है उसके लोग, और इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी बार एसोसिएशंस हैं, और हमने ये जो हमारे यहाँ पे ईटीसी हैं या हमारे जो मंत्री हैं, हम उनको भी बार बार कहीं ना कहीं हम लिखते भी रहते हैं। अभी भी हुआ है, हरियाणा के अंदर हुआ है, हरियाणा के अंदर ये हुआ है कि भाई एक आमने सामने की मीटिंग मंथली जो है, ज्वाइंट कमिश्नर रेंज है, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की मीटिंग के साथ ले, एडवोकेट्स भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो, ताकि वो फिर आगे स्टेट लेवल तक पहुंचे, फिर स्टेट लेवल से वो फिर कमीशन तक पहुंचे, जो काउंसिल है हमारी जीएसटी काउंसिल, उस मीटिंग्स में भी उसका वो पार्ट बने। तो ये चीज़ें वर्किंग हो रही हैं, लेकिन उसका अभी इतनी स्पीडली और इतनी ज़्यादा अभी फ्रूटफुल नहीं हो रही। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑटोमेशन जो जीएसटी में आया है उसकी वजह से कंप्लायंसेस में कितना फर्क पड़ा है, कितना आसान हुआ है वो? देखो यदि हम वैट की बातें करें या जीएसटी की बातें करें तो मैनुअल रिटर्न्स इतनी पता नहीं होता था कि मैंने क्या भर दिया, उसकी फोटोस्टेट रखना, फोटोस्टेट गुम होगी वो ढूंढना। अब हर चीज़ ऑनलाइन है और पोर्टल के ऊपर है। मैं देखना चाहूँ कि मैंने टैक्स कितना भरा था, वो किसी से कंपैरिजन करना चाहूँ, वो हर चीज़ ऑनलाइन होने के बाद, डिजिटाइज होने के बाद, और सारी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन बड़ी क्लियर हो जाती हैं। मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ, उसका जीएसटी नंबर भी चल रहा है, एक्टिव है या नहीं है, क्या वो डिफॉल्टर है, वो चीज़ें भी जो है ना उसके अंदर आ जाती हैं। मतलब पोर्टल पे इतनी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। मैं कहता हूँ कि जीएसटी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो जीएसटी के व्यापारी हैं या एडवोकेट्स हैं, उनको ये लगता है कि यार मैं सेफ साइड चल रहा हूँ, जिस पार्टी से डील कर रहा हूं उसकी रिटर्न डिफॉल्टर तो नहीं है, मैंने उससे परचेज किया, उसने अपनी सेल ही नहीं दिखाई, तो मुझे उसका इनपुट भी नहीं मिलेगा। तो आज मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, इनपुट मैं उसी के ले सकता हूं जिसने मुझे सेल करी है। यदि मैंने उसका इनपुट लेना है तो मुझे उसको कहना पड़ेगा कि भाई अपनी रिटर्न फाइल करो, और मैं पेमेंट भी तभी दूंगा जब आप। टू वे प्रोसेस है ये। इतना अच्छा, एक चीज बीच में ब्रेक हुई तो दूसरे पे असर आएगा, असर पड़ता, तो वो होने नहीं देगा ये चीज को। वो अब कई लोगों ने तो आपस में कंडीशंस ही यही रख दी हैं कि भाई जब तक आप रिटर्न नहीं भरोगे मैं पेमेंट ही नहीं दूंगा। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और ऐसा एक चैन बन चुकी है जो मैं समझता हूँ कि भाई ये पहले टैक्सेस में नहीं थी। जीएसटी के आने से और इतना क्लैरिटी आने से, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है, हर चीज आपको डिफॉल्ट जो लोग हो जाते थे वो होना कम हो गए हैं। मैं भूल गया रिटर्न, तो मैं जैसे ही अपना पोर्टल खोलता हूँ मुझे नजर आ जाता है कि मैंने कौन सी रिटर्न नहीं फाइल करी,
और उसकी पेनल्टीज, ये सारी चीज़ें उस पर स्क्रीन पे होती हैं। तो बड़ा एक इतना अच्छा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जीएसटी जो है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए है, और मैं समझता हूँ कि हमें देखकर कई कंट्रीज भी इसको फॉलो करेंगी। हाँ, मैं अभी पढ़ रहा था कि भारत सरकार का 2030 तक ये अनुमान है कि जीएसटी से हम जीडीपी का 20% तक लेके जाएंगे, और ये वाकई भारत के आर्थिक दशा को बहुत सुधारने का काम भी करेगा और रीढ़ की हड्डी हमारी बनेगा। तो इसमें आपका क्या देखिए, लगता है? मैं समझता हूँ कि जीएसटी का रोल तो स्टार्ट हो चुका है। जी। जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं जीएसटी का भी उसमें पूरा उसमें हिस्सा है। डेवलपमेंट्स हम देख ही रहे हैं। इंडिया एक इस टाइम ना चेंजिंग की तरफ है, देश हमारा एक परिवर्तन की तरफ चल रहा है, और इस परिवर्तन में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं हम हैरान होते हैं। वो सड़कें और वो पुल, वो मेट्रोज, और वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने आज तक कभी देश के अंदर सोची भी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं जीएसटी का पार्ट और जीएसटी का रोल इसके अंदर है। और जो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाए हैं, और वो अपने टारगेट की तरफ भी बड़ी स्पीडली चल रही है। कहाँ उन्होंने जो सोचा था जीएसटी का टैक्स, आज उससे भी कई गुना आगे चल रहे हैं। तो ये जो 2030 का जो आप बता रहे हैं टारगेट बनाया है, मैं समझता हूँ वो अचीव भी करेंगे, और देश तरक्की की तरफ है और परिवर्तन की और अब तरफ तो है। और बहुत सारे अच्छा देशों ने, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज ने इस मॉडल को अपने यहाँ अपनाना भी शुरू कर दिया है। उस पर वो बात कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस बार जो भी हमारी मोदी सरकार है, ये जो सेंटर की सरकार है, वाकई में इतना अच्छा वो कर रही है। लोग भी इस चीज को देख रहे हैं कि परिवर्तन देखो कितना तो अच्छा जो विपक्ष नकारात्मक बातें करता है, नेगेटिविटी फैलाता है जीएसटी को लेके, नोटबंदी को लेके, वो सारा सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने वाली बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। देखो, उनका काम भी है कुछ ना कुछ विरोध करना भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार उससे भी, यदि कोई चीज नेगेटिव आती है, उससे भी कुछ ना कुछ सीख के भी मंथन करती है और वर्किंग करती है, और उसमें चेंजेस भी वो कर रहे हैं, और हो भी रहा है। हर किसी को अब नजर भी आने लगा। आपने तो वो निंदक नेड़े राखी वाली बात कर दी जो हमारे वेदों में कही गई है। देखो, कि निंदा करने वाले भी कहीं ना कहीं आपका हित ही करते हैं, और सरकार कहीं ना कहीं उस पर जो है ना वर्किंग करके एक डेवलपमेंट करके दिखा भी रही है, लोगों को नजर भी आ रहा है। आपके करियर के अंदर कोई ऐसा केस रहा है जीएसटी का जिसने आपका दृष्टिकोण बदला हो और एक मील का पत्थर साबित हुआ आपके प्रोफेशन में? 2017 में जीएसटी आया, तो मैं 2018 एंड में, 18-19 में मैंने एक जीएसटी का रिफंड क्लेम किया इन्वर्टेड का। तो उसके अंदर मैंने 42-43 लाख रुपए का रिफंड क्लेम किया था। लेकिन जो मैंने रिफंड क्लेम किया, तो ऑफिसर्स ने मुझे नोटिस जो दिया, शोकॉज नोटिस दिया, उसमें 50 लाख रुपए, अबव 50 लाख रुपए की डिमांड थी। तो जहां मैं रिफंड मांग रहा हूँ, तो वो 50 लाख और 50 लाख रुपए, यानी कि 90 लाख रुपया, 92 लाख रुपया मेरे लिए तो एक वो हो गया। पार्टी भी मेरी तरफ देखे, मैं भी उसकी तरफ देखूं, तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई मैंने उस पर जो मेहनत करी, वो कई दिन, मतलब मेरी नींद भी जो है ना वो भी जा चुकी थी कि भाई इसको कैसे करें। पार्टी भी देखो, एक हमारे पार्टी के साथ भी पार्टी के साथ भी एक बड़े फैमिली रिलेशंस हो जाते हैं। तो पार्टी ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया मेरा। तो मैंने उस पर कई महीने जो है ना, मतलब हफ्ता 10 दिन मेरे उस पर जो वर्किंग रही, तो 15-20 दिन के बाद मेरे को 1 महीना लगा, जिस उस महीने में मैंने पूरे रिप्लाईज और वो करके, तो मैंने वो पूरा का पूरा रिफंड एज इट इज कराया। तो वो एक मेरा यादगार था, और ये जीएसटी का मेरा पहला ऐसा वो था, वर्किंग थी, जिसमें मैंने ये कंप्लायंस को जो है क्लियर करा के, तो पार्टी भी खुश रही, और ऑफिसर्स भी जो उस टाइम जो मेरे से क्वेश्चन कर रहा था, उनके साथ भी बड़े अच्छे फैमिली रिलेशंस मेरे बने, क्योंकि जो मैंने रिप्लाई दिया वो भी बड़े इस चीज़ से बड़े प्रभावित हुए, और उनकी भी कई पॉइंट्स थे जो उनको क्लियर नहीं थे, वो हमने क्लियर किए। तो मेरा एक यादगार वो एक। तो दोस्तों, यदि आप अपने विषय के मर्मज्ञ हैं, आपको अपनी काम की समझ है, अपनी बात को प्रेजेंट करना जानते हैं, अफसरों के साथ किस तरह से बात करनी है, अपनी बात को रखना जानते हैं, तो फिर जैसा मदान साहब ने कहा कि वो 42 लाख रुपए वापस मिले उनको, तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं वो रियली भाई आपके लिए बड़ी मोटिवेटिंग होती हैं, और आपके करियर को और आपको बहुत बूस्ट देती हैं। युवा वकील जीएसटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? देखिए, जो हमारे युवा हैं, जो न्यू कॉमर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि भाई ये लाइन बहुत अच्छी है, हमारे प्रोफेशन बहुत अच्छा है। एक इस प्रोफेशंस के अंदर कोर्ट के और हमारे काम में डिफरेंस है, दोनों ही प्रोफेशनल और एडवोकेट्स माने जाते हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर बड़ा अच्छा स्कोप है। जीएसटी में रिटर्न्स के जो हमने रिटर्न्स फाइल करनी है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल, यानी कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वो नॉलेज होनी पहले सबसे बेटर है। यदि आप कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, तभी आप पोर्टल को चला पाएंगे। जो उनकी रिटर्न्स हैं उनको, यदि आप सिर्फ एक्ट तक ही आएंगे, यदि आप टेक्निकल नहीं हैं, तो वो एक्ट के होते हुए भी आप
जीएसटी की रिटर्न्स और जीएसटी की जो ऑनलाइन कंप्लायंसेस हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जो है ना टच रख के और कहीं ना कहीं उसमें आप डिजिटली अवेयर होना वो होना। फिर उसके बाद जो भी डे बाय डे अमेंडमेंट्स आ रही हैं उनको, अभी 2023 के अंदर ही मैं पढ़ रहा था कि 40 अमेंडमेंट्स आई हैं। तो आपको उनके साथ तालमेल बिठाना, अपने ग्राहकों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ तालमेल बिठाना, तो कुछ चैलेंजेस तो आते होंगे। एक तो तालमेल बिठाना, ऐसा भी नहीं है कि भाई वो अमेंडमेंट्स आई हैं और आप 15-20 दिन या महीने गैप डाल के उसको स्टडी करो और उस पर अमल करो। वो तो आपको सेकंड डे से, अभी क्या हुआ, आज अमेंडमेंट्स आई है और आज हमारी 23 तारीख है जी, 1 तारीख से लागू है, तो वो 4-5 दिन में आपने सबको अपडेट भी करना है, सब कुछ काम भी करना है और उस पर पार्टीज को अपडेट करने के लिए जो ये वर्किंग रहती है, तो ये नहीं है कि आप थोड़ा भी पीछे चले जाओ। यदि आप न्यू जो भी अपने एडवोकेट्स हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप जो है ना अपडेट रह के, और मतलब टाइमली हुई, यदि आप टाइम भी यदि खो गए तो फिर वो भी आप डिले हो। दोस्तों, कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो डॉक्टर है, उनको लगातार पढ़ना पड़ता है, लगातार टच में रहना पड़ता है। जो नई नई चीज़ आती है उनके साथ तालमेल बिठाना होता है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस कहा जाता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में रहना होता है, कंटिन्यूअस उन चीज़ों के संपर्क में रहना होता है जो नई नई चीज़ें आती हैं। प्रधान साहब, चलते चलते आपने बहुत बढ़िया से जीएसटी के बारे में हर क्वेश्चन का उत्तर दिया। मेरे को स्पेशली बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं और हमारे दर्शकों ने भी बहुत नई चीज़ें समझी होंगी, बड़ी आसानी से, आसान भाषा में, उनके ही एक लेमैन की भाषा में आपने बताने का प्रयास किया है। चलते चलते कंज्यूमर को, क्लाइंट को, छोटे दुकानदारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं जी मेरी सिर्फ संदेश यही है कि अब आप किसी भी मैनिपुलेशन के चक्कर में ना पड़ें। जी ईमानदारी से टैक्स भरने की नीयत से यदि आप काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका व्यापार भी फलेगा, फूलेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो नींद है वो भी आपको अच्छी आएगी। यदि आप मैनिपुलेशन में रहोगे तो कहीं ना कहीं आप 360 डिग्री पे गवर्नमेंट ने आपको घेर रखा है जी। उसके कई वे उसने बना रखे हैं। ऑनलाइन रिटर्न्स हैं, आप नहीं भर रहे, इंटरेस्ट भी है, पेनल्टीज भी हैं, तो ऐसा नहीं है पहले पुरानी रिटर्न थी नहीं भरी, कुछ भी आप मैनिपुलेट कर लो, लेकिन आज नहीं है। आपका माल चल रहा है, आप उस माल को वहां पे भेजने के बाद भी उसका बिल नहीं काट रहे, ई वे बिल बना दिया, ई इनवॉइसिंग कर दी, तो आप अब मैनिपुलेशन की तरफ छोड़ दो। आपके ट्रक्स की मूवमेंट भी गवर्नमेंट को पता होती है जी। जो भी आप काम कर रहे हैं, अब वो सिर्फ डिपार्टमेंट जीएसटी या सेल टैक्स तक नहीं है, अब वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है जी। अब ये सारी चीजें जब आप 360 डिग्री में घेरे जा चुके हो, आप मैनिपुलेट कर ही नहीं पा रहे, तो आप अपनी सोच को भी चेंज करें और देश की भलाई के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, उसी सोच में जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसी पे काम करें और अपनी ईमानदारी से टैक्स को जमा करें। दोस्तों, बहुत बढ़िया मैसेज मदान साहब ने दिया है। सोच बदलो, सोच बदलोगे तो हम भी बदलेंगे, देश भी बदलेगा। सभी कुछ सोच से ही व्यवस्थित होता है, संचालित होता है। अगर हम ईमानदार होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी ईमानदार होंगी, हम देश को विकास के रथ पे, विकास के पहिए पे दौड़ा पाएंगे। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास, वो तभी पूरा होगा जब हम लोग भी अपनी तरफ से जो हमें करना चाहिए वो करने का प्रयास करेंगे। खाली सरकारों के भरोसे रहेंगे तो फिर समाज के अंदर उस तरह के परिवर्तन जैसी हम उम्मीद करते हैं नहीं आते हैं। यदि हम चाहते हैं सामने वाला हमसे वो व्यवहार करे जिसके हम उससे अपेक्षा करते हैं, तो पहले हमें उसके साथ वही व्यवहार करना भी होगा। तो आज के इस बियॉन्ड बाउंड्रीज एपिसोड में मदान साहब ने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ साझा की, जीएसटी के बारे में हमारे फंडामेंटल्स क्लियर किए, हमें नई इंसाइट दिए। मैं उम्मीद करता हूँ पता लगी होंगी। हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते आपके साथ एक नए व्यक्तित्व को, नई पर्सनैलिटी को लेके आए जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर बड़ा अच्छा काम किया है। यदि आप जीएसटी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मदान साहब की सेवाएं भी लेना तो करनाल सेक्टर 12 के अंदर इनका ऑफिस है, आप वहाँ पे इनसे मिल भी सकते हैं। और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, ये खाली अपने प्रोफेशन के साथ ही न्याय नहीं करते, ये राजनीति में, धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, हर जगह बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना संपूर्ण व्यक्तित्व, एक कंप्लीट मैन, तो वो व्यक्तित्व है मदान साहब का। तो मदान साहब, आप हमारे बियॉन्ड बाउंड्रीज में आए, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।